चलो हेडिंग डालो, बहते द्रव की ऊर्जा। बहते द्रव की ऊर्जाएं। चित्र कल जैसा रहेगा ना, सेम। मान लो एक द्रव है, सॉरी एक नली है। द्रव नहीं है, पहले नली है। ठीक, ये एक नली है। ठीक, ये सिरा हम लोग कैपिटल एक्स मान लेते हैं और ये सिरा हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल वाई। इसमें मान लो कोई द्रव बह रहा है, कोई लिक्विड है जो हम लोग का बह रहा है, ये। ठीक, अच्छा मान लेते हैं इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A2 है। अच्छा मान के चलते हैं नली की लंबाई हम लोग का क्या है, L है। ठीक, यहां से नली की लंबाई हम लोग का क्या है, L है। अच्छा, मान लो इसमें द्रव के प्रवाह का वेग v1 और यहां से जो निकल रहा है उसका वेग क्या है, v2 है। या यहां v1 v2 चित्र तीर का निशान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा हम लोग का। ठीक, हो गया इतना। अब देखो, सबसे देखो तीन टाइप का हम लोग को निकालना है। पहला तो द्रव बहेगा तो दाब पड़ेगा, दाब पड़ेगा तो दाब उड़ जाएगा हम लोग का। दूसरा, द्रव की ऊंचाई है ना, मान लो ये एच ऊंचाई पर है। मान लो इसका डिस्टेंस कितना है, हाइट इसका एच है, मान के चलते हैं एच ऊंचाई पर है। तो एच ऊंचाई पर है तो इसमें क्या रहेगा, एक स्थितिज ऊर्जा भी आएगा। अब चूंकि द्रव क्या है रहा है, बह रहा है, तो द्रव द्रव जो है हम लोग का बह रहा है, तो इसके कारण इस पर क्या आएगा, गतिज ऊर्जा। तो तीन प्रकार की ऊर्जाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला रहेगा हम लोग का स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है हम लोग का गतिज ऊर्जा और तीसरा है हम लोग का दाब ऊर्जा। ठीक, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस गतिज ऊर्जा देख लेते हैं या दाब ऊर्जा, क्योंकि पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, द्रव को बहाएंगे और द्रव को बहाने में एक दाब लगेगा। मान लो यहाँ का दाब हम लोग ले लेते हैं P1, यहाँ का दाब ले लेते हैं P1 और यहाँ का प्रेशर जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, P2 है ना। तो अब देखो, P1 P2 या P ही मान लो ना इसको, उसमें P1 P2 माने हो क्या, नहीं माने हो ना, हाँ खाली P कर देते हैं इसको, इसको खाली P कर देते हैं। तो एरिया को भी सेम सेम मान ले, रहन दो, ऐसी रहन दो। A1 A2 किए हो, नहीं A1 A2 किए होगी। हाँ, द्रव को रो मान लो, रो। ठीक, ये रो मान लेते हैं। हम्म, हो गया। हम्म, तो देखो द्रव के प्रवाह के लिए द्रव पर क्या लगाना आवश्यक है, दाब आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। तो दाब लगाओगे तो द्रव क्या होगा, नली में प्रवाहित होगा। दाब लगाओगे तो नली जो है, नली में द्रव क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो दाब के कारण द्रव में क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दाब ऊर्जा कहेंगे। ठीक, तो दाब द्वारा लगा बल, है ना, दाब द्वारा लगा बल कितना हो जाएगा, F × A। अब यहाँ पर जो यहाँ से प्रवेश कर रहा है वही निकल रहा है, तो दोनों के लिए कंबाइन हम लोग क्या ले लेंगे, A ले लेंगे। क्योंकि हाँ, अच्छा रुको रुको, P बराबर क्या होता है, F/A। तो बल का निकालोगे F बराबर, तो P इंटू क्या हो जाएगा, A। तो ये हो जाएगा P इंटू क्या, A। ठीक, अब देखो दाब द्वारा बल लगा रहे हैं जिसके कारण कार्य हो रहा है, जिससे पानी क्या हो रहा है, यह जो द्रव है वो क्या हो रहा है, बह रहा है। तो बहने में किया गया कार्य, है ना, तो दाब द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणित दूरी। तब है दाब द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणित, हाँ विस्थापन, मतलब विस्थापन भी क्या है, दूरी ही है। तो हम लोग का W बराबर बल कितना हो जाएगा, ये लाया हो P × A इंटू दूरी। दूरी यहां से नली कहाँ, जो द्रव है यहां से कहाँ बह रहा है, यहाँ जितना नली का लंबाई है उतना ही तो बहेगा ना वो। तो अर्थात जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, नली की लंबाई के बराबर। तो P × A इंटू क्या हो जाएगा, L। इतना चीज समझे। हाँ, तो अब देखो कुल दाब ऊर्जा यही बनेगा।
क्योंकि किया गया कार्य द्रव में किस रूप में संचित होगा? ऊर्जा के रूप में संचित होगा, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े हैं किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में ऐसे संचित होता है। तो यहाँ पर भी दाब द्वारा किया गया कार्य, प्रेशर डाल के उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नली में बहा रहे हैं। तो नली में बहा रहे हैं तो उसके कारण किया गया कार्य जो है उसमें संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे किया गया कार्य दाब ऊर्जा के बराबर होता है, किया गया कार्य दाब ऊर्जा के बराबर होता है। अतः दाब ऊर्जा P इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, L, क्योंकि यह किया गया कार्य वर्क है और यही दाब ऊर्जा के हम लोग का बराबर होगा। समझे? अब एकांक आयतन में दाब ऊर्जा निकालेंगे। अतः एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, ये हम लोग का मेन दाब ऊर्जा है ना। ये अगर एकांक आयतन में दाब ऊर्जा कहेगा तो एकांक आयतन में देना। ये हम लोग का मेन दाब ऊर्जा है, ठीक। अब एकांक आयतन में दाब ऊर्जा देखोगे तो क्या हो जाएगा, P, कलर करेक्शन हो जा रहा है, P इंटू ए इंटू एल बटे क्या हो जाएगा, V। आयतन से भाग दोगे। अब देखो इसी को हम लोग लिखें P इंटू ए इंटू एल। आयतन को भी हम लोग क्षेत्रफल गुणित लंबाई कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल गुणित लंबाई आयतन होता है। यहां पर लिख देना चूंकि V बराबर ए इंटू ए एल, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो आयतन बनता है। लंबाई गुणित चौड़ाई तो सीधा ए है, एरिया, है ना। तो ए एल से ए एल खत्म, तो हम लोग का दाब ऊर्जा कितना बन जाएगा, केवल और केवल आएगा P। ये किसके लिए होगा, एकांक आयतन के लिए। हमेशा एकांक आयतन के लिए इसको यूज करोगे, ठीक। अब निकल गया हम लोग का दाब ऊर्जा P, और उसी के बाद हम लोग निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, और फिर निकालेंगे हम लोग गतिज ऊर्जा। फिर इन तीनों ऊर्जाओं को लेकर के हम लोग बर्नौली का प्रमेय देखेंगे अभी, ठीक। तो चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में आगे, ये तो था हम लोग का, ये वाला को ज्यादा याद रखना, दाब ऊर्जा, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, चूंकि द्रव बह रहा है, मान लो m द्रव्यमान का कोई द्रव है जो v वेग से बह रहा है ना, v1 v2 या v वेग से, परिणामी v वेग कर दो सीधा, है ना। v वेग से, ये तो हम लोग का नली के लिए है, इस नली से निकल रहा है तो उतना है, जा रहा है तो उतना है। बाकी हम लोग का अगर टोटल हम लोग देखें तो टोटल v वेग से बहेगा वो, है ना। तो देखो माना, इसी में देखते हैं, माना m द्रव्यमान का द्रव v वेग से बह रहा हो, ये इस नली से प्रवेश कर रहा है उसका है ना, और इस नली से निकल रहा है उसका है। बाकी टोटल जो प्रवाह हो रहा है वो v वेग से हो रहा है ना। तो माना m द्रव्यमान का द्रव v वेग से बह रहा हो, तो द्रव की हम लोग क्या देखेंगे, गतिज ऊर्जा देखोगे। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर होगा, है ना। एकांक आयतन के लिए देखो, अब एकांक आयतन के लिए क्या करोगे, आयतन का भाग दे दोगे सीधा। तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल V, है ना। अब देखो परंतु हमको पता है m बराबर कितना होता है, रो इंटू V होता है। कौन से सूत्र से, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर द्रव्यमान ले जाओगे तो आयतन इधर आ जाएगा, आयतन गुणित घनत्व, तो आयतन गुणित घनत्व, समझे, वही वाले सूत्र से आया है ना। तो हम लोग सीधा मान को रखेंगे, तब हम लोग का हो जाएगा एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा, तब गतिज ऊर्जा ये हो जाएगा 1/2 m के जगह हम कितना रखोगे, रो V, तो रो इंटू वी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा V। ये दोनों कैपिटल है ना, ये स्मॉल है, V से V कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, हाफ रो V स्क्वायर, है ना। ये हम लोग का क्या निकला, गतिज ऊर्जा, ये ठीक, गतिज ऊर्जा निकला। अच्छा, नली मान के चलते हैं कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। ये मान लो हम लोग का धरती मैया है, धरती मैया से h ऊंचाई पर हम लोग का क्या है, नली है
है ना। तो अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या पढ़े हैं, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। मान लो जमीन से h ऊंचाई ऊपर पर नली स्थित है, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो माना करते हैं नली h ऊंचाई पर स्थित हो, h ऊंचाई पर क्या हो, स्थित हो, तब स्थितिज ऊर्जा, चलो देती कर तो, तब स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, mgh होता है ना। हाँ, तो ये हो गया mgh। अब फिर निकालेंगे किसके लिए, एकांक आयतन के लिए, और v का भाग दे देंगे। तो एकांक आयतन के लिए देखो, एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए क्या कहता है, देखो एकांक आयतन के लिए हम लोग का कहता है कि mgh जो है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, v का भाग दे देंगे। ठीक, अब फिर हमको पता है m का मान कितना होता है, रो इंटू वी। तो m का मान कर देंगे रो इंटू कैपिटल V इंटू h, अब बटे क्या हो जाएगा, v। अच्छा g भी है ना, g भी है, इंटू GH हो गया। इसको अलग कर दिया, m के जगह में रो v लिख दिया, है ना। कैपिटल V से v खत्म, तो हम लोग का क्या निकलेगा, स्थितिज ऊर्जा जो फाइनली है, ये कितना निकलेगा, v से v खत्म तो रो जी एच बचेगा, तो ये हो गया रो जी एच। अब देखो जहां जहां m था वहां वहां रो आ गया, यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर होता है वहां रो वी स्क्वायर हो गया, यहां एम जी एच होता है वहां क्या हो गया, रो जी एच हो गया। तो ये है हम लोग के बहते द्रव की ऊर्जाएं। तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और क्या है, स्थितिज ऊर्जा। इन्हीं तीन ऊर्जाओं को, दाब ऊर्जा जो P माने थे, और स्थितिज ऊर्जा जो हम लोग का ये आया, और गतिज ऊर्जा ये आया, इन तीनों ऊर्जाओं को लेकर हम लोग चलेंगे बर्नौली के प्रमेय में। इसको नोट करो, फिर बर्नौली के प्रमेय को आज खत्म करते हैं, उसके बाद कल जो बचेगा उसको देखेंगे। नोट करिए इसको। चलो अब हेडिंग डालो, बर्नौली का प्रमेय, इन्हीं तीनों बर्नौली, चलो बर्नौली का प्रमेय हेडिंग डालो। हो गया। क्या कहता है बर्नौली का प्रमेय, ये देखो, जब किसी असंपीड्य और अश्यान द्रव को, असंपीड्य मतलब जिसे दबाया ना जा सके, और अश्यान मतलब जो गाढ़ापन न हो, है ना। तो जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव, है ना, किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन में उपस्थित समस्त ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है। और समस्त ऊर्जा कहने का मतलब क्या है, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं का योग सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, है ना। मतलब यदि पहले तो एक नली बना देते हैं, है ना, एक नली आई, हाँ नली, नली बिना हम लोग का कुछ नहीं होगा। ये 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 ठीक, वही इच्छा है, सब में वही चित्र बनेगा। ठीक, ये नली है हम लोग का, है ना। ये क्या है, धरती माता है। हाँ, मान के चलते हैं इस नली की ऊंचाई, हाँ? नली मोर हवा में है, यहां से इसकी ऊंचाई हम लोग क्या ले लेते हैं, h1, और यहां से इसकी ऊंचाई क्या ले लेते हैं, h2। ठीक, मान लो नली की लंबाई जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं लेंगे। ठीक, अच्छा, हाँ, मान लो ये सिरा एक समान लेते हैं ऊपर वाले को, ये सिरा x है और ये सिरा क्या है, y है। इस नली में क्या हो रहा है, द्रव बह रहा है, और ये द्रव कैसा है, हाँ, असंपीड्य और अश्यान, काग्रोश्यान नहीं हो, असंपीड्य और अश्यान द्रव बह रहा है। मान लो जो नली से धारा इधर अंदर की ओर बह रही है, इसका वेग हम लोग क्या मान लेते हैं, v1,
और जो बाहर की ओर निकल रही है उसका वेग क्या मान लेते हैं v2। द्रव का वेग जो है, द्रव के प्रवाह का वेग अंदर की ओर नली के अंदर जो प्रवेश कर रहा है v1 और नली से जो बाहर निकल रहा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं v2 है ना। मान लो इस नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है a2 है। मान लो इस नली के x सिरे पर लगने वाला दाब p1 और y सिरे पर लगने वाला दाब क्या है p2 है। समझे? इतना चीज करना है और एक हम लोग को क्या करना है, घनत्व मानना है ना। माना इस नली में प्रवाहित धारा घनत्व कितना है, रो है, और उसका द्रव्यमान क्या है, m है। जरूरत पड़ेगा m का, जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को शायद, क्योंकि सब रो GH में है ना। समझे इतना चीज? हाँ चलो, अगर इतना चीज समझ गए तो इस चित्र को बनाइए, फिर उसके बाद माना फलाना लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चित्रम चित्रे चित्रानी, चलो लिखो। माना, अब बंद कर दे काफी पुस्तक ना, रुको ना कर। माना, उसके बाद नहीं पता। माना एक असमान परिच्छेद वाली नली परिच्छेद वाली नली आधा च रहता है, पढ़ने के टाइम परिच्छेद लिखा पढ़ते हैं, परिच्छेद है आधा च। असमान परिच्छेद वाली नली जिसमें रो घनत्व वाला आदर्श द्रव बह रहा है। आदर्श द्रव किसको कहते हैं मैं लिखवाऊंगा। हाँ, मानते हैं व्यवहार में है, वास्तविक में कभी भी संभव नहीं है। जो भी आदर्श लिखाया मतलब समझ जाओ व्यवहारी आभासी है, मतलब हम लोग मान के चलते हैं, वास्तविकता में वो संभव नहीं है। आदर्श द्रव बह रहा है ना। लिखो सिरे एक्स पर, पूर्ण विराम करके उसी में लिखो सिरे एक्स पर सिरे एक्स पर द्रव का वेग v1, द्रव का वेग v1, दाब p1, दाब p1 तथा हाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 है। ये तीनों को डिफाइन करना है एक बार में, फिर सिरे y पर भी इन तीनों को डिफाइन करना हो गया है। तथा या पूर्ण विराम करके सिरे y पर, ऐसे करके जैसा भी लिखना चाहो। सिरे y पर द्रव का वेग v2, द्रव का वेग v2, दाब p2, p2 नहीं p2, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 है। सब दे दिए ना, क्या बचा, h1 h2 बचा है। अब उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखवा दूंगा। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अब जमीन से सिरे x व y की ऊंचाई, जमीन x से सिरे y x व y की ऊंचाई क्रमशः h1 व h2 है। ये तो बर्नौली का प्रमेय को पहले लिखवाना था मेरे को, मैं तो लिखवा नहीं पहले। चलो ना इसी बीच में लिख देना बर्नौली का प्रमेय, आखिर लिखना तो है शुरू में आखिरी में, इसी में लिख देना। शुरू बताया हूं, लिखना भूल गया। चलो है वहीं पास लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, नीचे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बर्नौली का प्रमेय हेडिंग डाल दो। हाँ उसको स्टार्टिंग में लिखना, बर्नौली का प्रमेय लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। बर्नौली का प्रमेय डेस कर दो, फिर हो गया।
चलो लिखो, जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव, जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव, जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव, जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव हो गया, किसी नली में, किसी नली में हाँ अशांत द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, बहा गया, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर, नली के प्रत्येक बिंदु पर, नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, कोष्टक में लिखो दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीनों को लिखो। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, कोष्टक में दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्लस प्लस करके लिख लेना। प्लस प्लस करके लिख लेना, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ऐसे करके, है ना। मतलब दाब ऊर्जा लिखो, फिर प्लस, फिर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, फिर प्लस, फिर गतिज ऊर्जा, ऐसे तीनों। कोष्टक बंद कर दो, हो गया। सदैव नियत होती है ना। हाँ, अब सूत्र के रूप में लिख लो, उसी में, सूत्र के रूप में, उसी के नीचे लाइन से लिखना, सूत्र के रूप में P प्लस स्थितिज को पहले लिखे हो क्या, है ना। हाँ, किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई सा भी आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रो जी एच प्लस सॉरी रो वी स्क्वायर होगा, रो वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा रो जी एच बराबर कैसा होगा, नियतांक या नियत कह सकते हो, है ना। इसको नियतांक भी लिख सकते हो या नियत लिख सकते हो, ये है, दिखा। चलो उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं, इसको नोट करो, फिर बता रहा हूं कैसा कैसा है। गतिज ऊर्जा एम वी स्क्वायर होता है ना, तो एम के जगह में रो आ गया, रो वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होता है, तो उसके जगह में रो जी एच आ गया। हो गया। अब समझो, यहां पर हम लोग को एक शब्द बोला आदर्श द्रव, मतलब वही है असंपीड्य और अशांत द्रव, है ना। वास्तव में कोई भी चीज व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है आदर्श, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, वास्तविक में नहीं है आदर्श गैस, ठीक ना। तो आदर्श गैस होता है ना, आदर्श कुछ भी आदर्श वाला जो है ना, वो कभी नहीं होता आदर्श, वोल्ट मीटर मीटर कुछ नहीं होता हम लोग का, है ना। मान के चलते हैं हम लोग बस। तो ये है, क्या बोला, जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव, जब कोई असंपीड्य तथा अशांत द्रव किसी नली में, ये एक नली है, इस नली में कैसे प्रवाहित हो रहा है, धारा रेखीय, देखो मैं डायरेक्शन दिया हूं ना, धारा रेखीय में प्रवाहित होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर, नली के प्रत्येक बिंदु, चाहे इस बिंदु ले लो, चाहे इस बिंदु ले लो, चाहे इस बिंदु, इस नली में कहीं भी बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन में, प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। कुल ऊर्जा मतलब कौन कौन सा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, सब नियत होता है। एकांक आयतन पर कुल ऊर्जा बोल रहा है ना। एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर कहने का मतलब क्या है, एकांक लेना है आयतन को, एकांक लेना है, मतलब 1 मीटर अगर ले रहे हो तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, या सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, कोई भी ले रहे हो। एकांक आयतन बोला मतलब एक एक लेना है। अब उस आयतन के अंतर्गत कितना भी विमा है, 3 विमा आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों विमा हम लोग का एकांक होना चाहिए। तो वही बोल रहा है हम लोग को बर्नौली का प्रमेय, कि जब कोई असंपीड्य तथा अशांत द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर,
है ना, नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब स्थिति ऊर्जा, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, है ना, तीनों ऊर्जाएं सदैव क्या होती है, नियत होती है, एक कांस्टेंट के रूप में होता है। और लास्ट में हम लोग को ला करके यही फाइनल हमको देना है ना, यही फाइनल देना है। तो ये तीन चीज देना है, तो हम लोग को तीन चीज निकालना है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दाब ऊर्जा। देखो यहां पर द्रव द्वारा दाब होगा, सॉरी द्रव द्वारा दाब कहता हूं जी। यहां पर द्रव पर कार्य होगा, द्रव पर कार्य मतलब हम लोग दाब लगा के द्रव को क्या करेंगे, कार्य करवाएंगे। और यहां पर वो खुद कार्य करेगा, क्योंकि यहां से तो गति पकड़ लिया, गति पकड़ लिया तो यहां पर हम लोग हाथ से पकड़ के थोड़ी निकालेंगे, वो अपने आप निकल जाएगा। तो सिरे एक्स पर जो कार्य होगा वो द्रव पर कार्य होगा, सिरे एक्स पर जो कार्य होगा वो द्रव पर कार्य होगा, और सिरे वाई पर जो कार्य होगा वो द्रव द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक, तो पहला तो उसको दाब के लिए निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि देखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग का यहां से जैसे जैसे नीचे आएगा वेग उसका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे। फिर निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा में कमी। क्यों, क्योंकि हाइट पर निर्भर करता है स्थितिज ऊर्जा, कितना हाइट पर है। यहां पर का ऊंचाई ज्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां पर स्थितिज ऊर्जा कम होगा। क्योंकि हम लोग देखें यदि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगा। क्योंकि कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ा रहे हो तो स्थितिज ऊर्जा कम होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ा रहे हो तो गतिज ऊर्जा कमी होगा। जैसे बांध के पानी से हम लोग क्या छोड़ते हैं, बांध से पानी छोड़ते हैं, बांध के पानी से पानी छोड़ते हैं, है ना। तो पानी छोड़ते हो तो पानी पहले कैसा होता है, स्थिर अवस्था में, जिसके कारण उसकी स्थिति ऊर्जा ज्यादा होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होता है, शून्य होता है जब स्थिर रहता है तो, है ना। और जब गति करता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आता है, और जैसे जैसे पानी नीचे गिरता है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। तो एक कमी होगा, दूसरा वृद्धि होगा, लेकिन दोनों का जब योग करेंगे तो ऊर्जा हम लोग का सदैव क्या होगा, नियत होगा। ठीक, तो उसी को इसमें बताना है कि इसमें तीन जो ऊर्जा है हम लोग का, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, सदैव क्या होता है, नियत होता है। ठीक, कितना टाइम हो गया देखो तो, 27, एक एक घंटा लगेगा। ये हो गया ना, चलो ना एक ठो निकाल लो, फिर देखते हैं। अगला दूसरे बाद में बता देंगे, थोड़ा सा देख लो, हम लोग नहीं आते तक, है ना। तो हम लोग देखते हैं, पहले सिरे किस पर देखेंगे, एक्स पर। तो सिरे एक्स पर दाब दाब द्वारा द्रव पर किया गया कार्य, है ना, द्रव पर किया गया क्या देखेंगे, कार्य। और कार्य कैसा होता है, बल गुणित विस्थापन, मतलब दूरी, सीधा सीधा, विस्थापन तो हो नहीं रहा है, दूरी हो रहा है ना। तो हम लोग देखेंगे पहला सिरे एक्स पर, सिरे एक्स पर देखो दाब P1 द्वारा, P1 द्वारा द्रव पर किया गया कार्य, द्रव पर किया गया क्या कार्य। तो कार्य बराबर बल गुणित क्या हो जाएगा, दूरी, मतलब विस्थापन है, दूरी है। बल कैसा होगा, तो हम लोग पढ़े P बराबर F बाई कितना होता है, A। हम लोग को F निकालना है तो कितना हो जाएगा, PA। और सिरे एक्स पर क्या है, P1 A1 है, तो ये P1 A1 हो जाएगा। तो बल हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा A1 गुणित दूरी, डिस्टेंस। तो कितना चल रहा है, वेग के बराबर। द्रव का जो वेग है उतना ही तो उसका दूरी है ना, उतना ही डिस्टेंस से चलेगा। तो हम लोग का कितना होगा, यहां पर वेग कितना है, V1 है, तो V1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 A1 इंटू क्या हो जाएगा, V1। ठीक, किया गया कार्य। अच्छा, यहां पर कार्य हो रहा है उसको हम लोग क्या मान ले, W1 मान के चलते हैं, W1। ठीक, अच्छा अब देखते हैं सिरे कहां पर, Y पर, है ना। तो हम लोग देखते हैं ये सिरा X हो गया। अब देखते हैं सिरे कहां पर, Y पर। बढ़िया हेडिंग डाल के साफ साफ जमा के लिखवा दे रहा हूं ना तुम लोग को, कंफ्यूजन मत होना। सिरे Y पर, अब सिरे Y पर देखो दाब P1 द्वारा द्रव पर किया गया कार्य था, है ना। अब द्रव द्वारा किया गया कार्य होगा, है ना। अब क्या होगा सीधा, हाँ, तो ये हो जाएगा दाब P2 पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा कार्य W2 बराबर। और बल गुणित दूरी और लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार लिखा गया सूत्र, सीधा लिखना ये वाला। हम लोग का यहां पर कितना है, P2A2, जो हम लोग का क्या लगेगा, बल,
और दूरी कितना, तो वेग के बराबर तय करेगा v2। W2 बराबर हो जाएगा P2A2 क्या हो जाएगा v2। तो दाब द्वारा किया गया नेट कार्य, टोटल कार्य करोगे ना, है तब कुल कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2, है ना। तो अगर हम लोग W निकालें तो W1 कितना है, ये P1 A1 V1, और W2 कितना है P2 A2 V2। इतना चीज समझे। हम्म अच्छा रुको तो, P1 नहीं जी, माइनस होगा, माइनस होगा सॉरी, माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, द्रव पर किया गया कार्य है, और यहां क्या है, द्रव द्वारा किया गया कार्य है। मतलब एक कार्य क्या है, धनात्मक है, और एक कार्य क्या है, ऋणात्मक है। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, तीन प्रकार का कार्य पढ़े हो ना। तो एक कार्य धनात्मक कार्य है और एक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य है। तो हम लोग बड़े से क्या घटाएंगे, छोटा घटाएंगे। तो हम लोग क्या किए, इससे इसको घटा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, इतना चीज समझे, है ना। परंतु हमको पता है A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, m/ρ। कहां से, नहीं, इसको पढ़े कहां से हो, सांतत्य समीकरण पढ़े हो। वहां पर हम लोग का क्या था, द्रव का द्रव्यमान पढ़े थे। बहते द्रव का द्रव्यमान कितना था, A1 V1 रो था, और दूसरे के लिए क्या था, A2 V2 रो था, और दोनों द्रव्यमान था। तो द्रव्यमान था तो दोनों को बराबर करके हम लोग m कर सकते हैं। और जब रो को उधर लेके जाओगे तो A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m बटे क्या हो जाएगा, रो। यहीं से आया है वो सूत्र। ठीक, वहीं से वो सूत्र आया है, मिला। नहीं नहीं, बस वही उतना ही है, वहीं से वो सूत्र आया है ये वाला। तो हम लोग जहां जहां A1 V1 है, A2 V2 है, वहां m रो लिख सकते हैं, है ना। तब यहां से देखो, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी 1 भी नहीं माने हैं ना, नहीं माने, इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं। तब समीकरण 1 से क्या होगा, W बराबर हो जाएगा P1, A1 V1 के जगह में कितना हो जाएगा, m/ρ माइनस P2, और A2 V2 के जगह में फिर क्या हो जाएगा, m/ρ। तो W बराबर हो जाएगा P1 माइनस P2 होगा, और ये हो जाएगा m/ρ। ये हो गया हम लोग का क्या, नेट कार्य, मतलब कुल कार्य। समझे, ये हो गया हम लोग का क्या, कुल कार्य। और ये जो कुल कार्य है, इसको हम लोग समीकरण मान के रख दे, क्या काटो, दो समीकरण मान के रख देते हैं, समीकरण 2। अब ये ताप द्वारा हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में कमी, इतना देखेंगे। समझे, चलो इतना नोट करो। चलो देख लो, अब गतिज ऊर्जा में कमी देख लेते हैं। हाँ, वृद्धि, बयाज आत्मा है। गतिज ऊर्जा में क्या देखेंगे, वृद्धि। यहां पर गतिज ऊर्जा कम रहेगी, यहां पर गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सिरे एक्स पर अगर हम लोग देखें, सिरे एक्स पर क्या देखेंगे, गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग K1 मान ले, तो 1/2 mv² होगा V1। ठीक, द्रव्यमान गुणित वेग, वो लास्ट में आएगा हम लोग का, है ना। वह सिरे कहां पर देखें, वाई पर, सिरे वाई पर हम लोग का गतिज ऊर्जा देखे, काइनेटिक एनर्जी, तो K2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 mv², है ना। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितने की हो रही है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो होगा K2 माइनस K1, क्योंकि यहां पर वेग ज्यादा है, यहां पर वेग कम है।
जैसे बांध का पानी मैं बताया, बांध का पानी में धीरे धीरे बहता रहता है तो आराम से रहता है, कोई उसमें गतिज ऊर्जा नहीं रहता। लेकिन जहां ऊपर से वो नीचे आया तो नीचे आता है, तो जैसे तुम लोग एक ट्राई करके देखना, नल खोलना है ना, नल को खोलोगे तो जैसे ये नल है, मान के चलो एक एग्जाम्पल है ना, ये नल है, नल को खोलोगे तो पानी का धार मान लो बह रहा है, हाँ छरछरा के ज्यादा स्पीड में खोलोगे तो। अब देखो, तुम लोग हाथ को, उंगली को यहां पर करोगे तो प्रेशर नहीं पड़ता, नहीं पता चलता प्रेशर, और इसी को यहां पर करोगे तो प्रेशर ज्यादा लगता है ना। उसका कारण वही है, क्योंकि यहां पर कितना है, गतिज ऊर्जा ज्यादा बढ़ गई नीचे में, और यहां जब ऊपर में स्टार्टिंग पोजीशन था तो गतिज ऊर्जा क्या थी, कम थी, क्योंकि ऊंचाई था तो स्थिति ऊर्जा ज्यादा थी, है ना। तो वैसे ही है, जब यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन होगा तो गतिज ऊर्जा हम लोग का क्या होगा, कम होगा, और एंडिंग पोजीशन जब नीचे साइड आओगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बड़े से किसको घटाएंगे, छोटे को, तो ये हो जाएगा हम लोग का हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी वन स्क्वायर, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो उस कंडीशन में नल को मिटाऊं, गलत तरीके से पानी दे रहे हैं मतलब तो सही तरीका है ना। तो हम लोग का जो मेन काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, 1/2 एम को बाहर निकाल दें, 1/2 एम को बाहर निकाल दें तो एम, सॉरी, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक, अब स्थितिज ऊर्जा में कमी देखेंगे, तो इस हाँ? स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या है, देखो, जब वस्तु की स्थिति के कारण जो उसके ऊर्जा होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करता है तुम्हारे हाइट पर, तुम्हारे हाइट पर नहीं, वस्तु के हाइट पर, है ना। मतलब वस्तु जितना हाइट में होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। जैसे बांध का पानी जमीन से कितना ऊपर में रहता है इसलिए वो स्थिर होता है, क्योंकि उसकी स्थिति क्या है, ऊंची है, हाइट पर निर्भर करता है ना, कुछ ऊंचा। ये तो स्थिति ऊर्जा में कमी देख लो, तो कमी कैसे होगा, सिरे एक्स पर स्थिति ऊर्जा देखो, सिरे एक्स पर स्थिति ऊर्जा U1 बराबर कितना हो जाएगा, mgh1, तबला डुग्गी बज रहा है सिरे y पर स्थिति ऊर्जा, ऊपर चढ़ा दे, हाँ, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, U2, U2 हो जाएगा mgh2, हो गया, mgh2 हो गया, सिरे x पर और सिरे कहां पर, y पर, समझे इतना। हाँ, अब देखो स्थिति ऊर्जा में कमी देखेंगे, अगर हम लोग स्थिति ऊर्जा में अगर हम लोग कमी देखें तो U बराबर क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2, क्योंकि यहां पर हाइट ज्यादा है इसलिए स्थिति ऊर्जा यहां पर की ज्यादा होगी, यहां हाइट कम है तो स्थिति ऊर्जा कम होगी, है ना। तो स्थिति ऊर्जा में कमी U1 माइनस U2 करोगे तो U बराबर mg H1 माइनस क्या हो जाएगा, H2, तो U बराबर mg दोनों में से बाहर निकल जाएगा, H1 माइनस क्या बचेगा, H2। सही है, ये हो गया, इसको मानेंगे समीकरण 4। अब ऊर्जा परिवर्तन देखते हैं फाइनली हम लोग, भागत है देश हमारा। ऊर्जा परिवर्तन देखो कैसा कैसा होगा, अभी हम लोग देखें सिरे एक्स और सिरे वाई में कितना ऊर्जा का डिफरेंस है, अब हम लोग देखेंगे कुल ऊर्जा परिवर्तन, मतलब कुल ऊर्जा कितना कितना का है, तो गतिज ऊर्जा में एक तो वृद्धि हो रहा है और दूसरा स्थिति ऊर्जा में कमी हो रहा है, तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना का हो रहा है, तो इसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि से स्थिति ऊर्जा का कमी को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ऊर्जा परिवर्तन जो निकलेगा हम लोग का वो हो जाएगा क्या, गतिज ऊर्जा में वृद्धि माइनस स्थिति ऊर्जा में कमी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना है, 1/2 एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस माइनस ला बने करा, अच्छा ये कितना है, एम जी एच वन माइनस एच टू, हो गया। अच्छा, चूंकि किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है, अगर हम किसी वस्तु पर कोई कार्य करते हैं तो सीधी सीधी बात है उसकी ऊर्जा में हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा।
अब इसको कर देते हैं। अतः किया गया कार्य क्या होगा? ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। किया गया कार्य हम लोग W का मान क्या लाए थे? समीकरण एक था कि दो था वो? एक। हाँ, W बराबर क्या है? P1 माइनस P2 एम बट्टे रो देवा। तो इधर क्या क्या बचेगा देखो, ऊर्जा में परिवर्तन इतना है, 1/2 एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस कितना है, mgH1 माइनस कितना है, H2। समझे इतना? बस इसी कैलकुलेशन करना है अगले स्टेप में। ठीक, कोंटा में आएगा नहीं, इसके लिए लंबा चाहिए क्योंकि अब V1 एक साइड होगा, V2 एक साइड होगा। इतना नोट करो ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो इतना। चलो 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 आगे देखो। यहां से अब देखो चेंज करेंगे, इसका तो अब चित्र का कोई मतलब नहीं है, चित्र को मिटा रहा हूं। चलो देखो वहीं से क्या होगा, इन दोनों से m को बाहर निकालोगे तो वो इस m के साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग के पास, P1 माइनस P2 1/रो बराबर यहां बचेगा 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हाँ अब इधर देखो ना, बस H1 माइनस H2 ये बचेगा। रो का इधर गुड़ा कर दो क्योंकि इधर नीचे में है, उधर जाएगा तो गुड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा 1/2, और रो का इधर गुड़ा करते जाओ सीधा। नहीं, रो का इधर गुड़ा करोगे ना, या नहीं समझोगे तो ऐसे करो, रो का गुड़ा इधर ऊपर में होगा, है ना, या इसको ऐसे करो, 1/2 गुणित रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस, फिर रो का इधर गुड़ा करोगे तो रो जी H1 माइनस H2। अब समझे? अब गुड़ा करते जाओ, P1 माइनस P2, अच्छा कोष्टक को छोड़ दो, कोष्टक कोई मतलब नहीं है। इसका गुड़ा करोगे तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ करोगे तो 1/2 रो V1 स्क्वायर, इसका गुड़ा इसके साथ करोगे तो माइनस रो जी H1 और माइनस माइनस प्लस रो जी H2 होगा। H1 वन वन वाला को इस साइड करो और 2 वाले को एक साइड करो, तो यहां पर 2, यहां देखो 1 है, ये 1 वाला माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 वाला माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 प्लस ये इधर आएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस ये इधर आएगा तो रो जी H1 बराबर P2 उधर जाएगा, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा P2, और इधर पहले से है 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। समझे? ये अब तुमको कुछ पता चला? पिछला वाला देखे थे ना, A1 V1 बराबर है A2 V2 के, मतलब A3 V3 आएगा वो भी बराबर होगा A4 V4, मतलब सबको हम लोग क्या मान लिए थे, नियतांक के बराबर। तो यहाँ पर भी वही है, P1 इतना और इतना, देखो जितना 1 में है उतना क्या है, 2 है। तो अतः हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। समझे? तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बह रही हो तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन में स्थित संपूर्ण ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है। संपूर्ण ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है, मतलब नियतांक के बराबर। समझे इतना चीज? यही बर्नौली का प्रमेय है। यहां पर चाहो तो नानबुटी लिख देना। हाँ, यही वो है बर्नौली का प्रमेय।
अब देखो बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग और सीमाएं वगैरह देखते हैं। पहले तो सीमा देख लो क्या क्या है, मतलब क्या क्या हम लोग का बर्नौली में क्या क्या चीज छुपाया गया है इसको देखो। हाँ, मतलब अगर हम लोग दैनिक जीवन से रिलेटेड करें, लगभग लगभग बर्नौली प्रमेय कुछ नहीं है। उसी को बताऊंगा कैसे। देखो पहला चीज हम लोग क्या पढ़े हैं बर्नौली के बर्नौली से पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, श्यानता वगैरह पढ़े हो। इसमें श्यान बल कहीं आया है? क्यों नहीं आया? मेन कारण तो यही है क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं, जब द्रव प्रवाहित होता है तो उनकी दोनों परतों के बीच एक क्या लगता है, बल लगता है, जिसको क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। ये जो द्रव बह रहा है इसमें भी तो परत होगा ना, तो इसमें भी श्यान बल होना चाहिए ना, लेकिन श्यान बल को कहां लिया है, वो नहीं लिया है। प्लस दूसरी चीज क्या बोला, द्रव के प्रवाह का वेग एक समान है बोल रहा है ना। आदर्श द्रव बह रहा है, पहली बात तो आदर्श द्रव कल्पना है नहीं, हम लोग मान के चलते हैं, है ना। अच्छा, मान के चलते हैं आदर्श द्रव है, द्रव बह रहा है, तो उसमें बोला है कि द्रव का वेग समान है, तो समान कैसे होगा, क्योंकि नली के पास जो रहेगा उस वहां पर का द्रव तो धीरे बहेगा, बीच वाला ज्यादा बहेगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं ना, शुरू में श्यान देखे थे ऐसे, जब कोई द्रव बह रहा है तो जमीन के पास वाला जो है वो धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि इसके कारण वो स्थिति रुकने का प्राप्त करेगा, और ऊपर वाला गति कर रहा है तो वो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो मान लो ये नली है और इस नली में द्रव क्या हो रहा है, बह रहा है, तो इसके बीच में ये अगर अक्ष मान ले तो इसके अक्ष पर द्रव के प्रवाह का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। नली के दीवार के पास द्रव के प्रवाह का वेग क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि दीवार से सट के जाएगा नली की दीवार से, तो नली की दीवार तो स्थिर है, तो जब इससे ये चिपकेगा तो उसको स्थिर रखने का प्रयास करेगा, तो इसलिए नली की दीवार के पास का हम लोग का जो वेग है द्रव के प्रवाह का वेग, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, दो चीज हो गया। तीसरा चीज समझो, और इसमें क्या बोला है, कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। लेकिन वास्तव में नहीं होगा, गतिज ऊर्जा तो नियत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसकी गति ऊर्जा कारण कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्या होगा, हानि होगा, है ना, हानि होगा। मतलब हो सकता है वो उष्मा के रूप में बाहर निकले, या कुछ भी हो सकता है। तीन चीज हो गया। चौथा चीज देखो, मान लो हम लोग का पाइप वक्राकार है, जैसे बोर का पाइप होता है, लंबा वाला पानी वगैरह पलोने वाला, मतलब छोटा वाला जो घर में उपयोग करते हैं 1 HP का, है ना। तो उसका पाइप हम लोग का कैसा रहता है, लंबा रहता है। अब लंबा है, नहीं यूज कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे घुरमेट के, मतलब ऐसे मोड़ के रखे रहते हैं। फिर एक जगह को कहीं पर पाइप को ऐसे निकाले रहेंगे थोड़ा सा, अगर हमको ज्यादा लंबा नहीं चाहिए तो जब बोर को चालू करोगे तो पानी इसमें घूमता है ना, इसमें घूम रहा है, तो हम लोग का सब प्रकार का ऊर्जा नियत है, चलो मान के चले एक बार। तो ये हम लोग का कैसा बल कर रहा है, गति कर रहा है, वृत्ति गति। अब वृत्ति गति में क्या करना चाहिए, अभिकेंद्र त्वरण लगता है, और अभिकेंद्र त्वरण के कारण क्या आएगा, अभिकेंद्र बल आएगा। अब अभिकेंद्र बल का तो इसमें दिया नहीं है, यही तो इस सब का सीमा है। ठीक, ये हो गया। तो ये सब हम लोग का क्या है, बर्नौली के प्रमेय की क्या है, सीमा है। हाँ, हालांकि इसको मत लिखो, मैं खाली समझा दे रहा हूं, है ना, एक काम का नहीं है। बर्नौली का प्रमेय का सीमा है, सीना है कह रहा था। तो पहला सीमा क्या है कि जब कोई आदर्श और अश्यान द्रव बहता है तो नली के जो परिच्छेद है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसके प्रत्येक जगह पर नली द्रव के जो प्रवाह है वो एक समान नहीं रहता। जो उसका अक्ष रहेगा, मतलब नली के बीचों बीच वाला भाग, वो क्या रहेगा, स्पीड में चलेगा, वहां पर का वेग द्रव के प्रवाह का। और जो नली के दीवार में रहेगा उसके प्रवाह का वेग क्या होगा, कम होगा। एक चीज तो हो गया। दूसरा चीज, श्यान बल। श्यान बल का इसमें कल्पना नहीं किया है, लेकिन द्रव की दो परतें अगर चलती हैं, मतलब द्रव का प्रवाह होता है, तो द्रव विभिन्न परतों से मिलकर बना माना जा सकता है। तो विभिन्न परतों के बीच क्या होगा, अपेक्षिक गति होगा, और इसका विरोध करने के लिए एक बल लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल। श्यान बल, इस श्यान बल को उपेक्षा कर दिया, मतलब श्यान बल को क्या कर दिया, नगण्य कर दिया, नहीं माना, है ना। और तीसरा तो हम लोग का वही है, आदर्श द्रव। आदर्श द्रव को हम लोग को कल्पना कर दिया, जबकि वास्तव में आदर्श द्रव है ही नहीं। चौथा क्या, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल को मना कर दिया। अगर मान लो पाइप वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार में अगर पानी घूमता है तो वृत्ति गति करेगा, अब वृत्ति गति करेगा तो अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा, और इस अभिकेंद्र त्वरण के कारण हम लोग का अभिकेंद्र बल लगेगा, उसको भी हटा दिया वो। पांचवा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बोला, ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है। लेकिन वास्तव में ऊर्जा नियत नहीं होता। जब गतिज ऊर्जा आएगा, गतिज ऊर्जा के कारण हम लोग का क्या होता है, अक्सर गतिज ऊर्जा के कारण अक्सर ऊर्जा का हानि होता है, और ये ऊर्जा का हानि किस रूप में होता है,
ऊष्मा के रूप में। ठीक, तो ये 5 चीजें थी जो बर्नौली के प्रमेय की क्या है, सीमाएं हैं या कमियां हैं कह सकते हो। ठीक, इन सब का व्याख्या ढंग से वो नहीं किया। ठीक, अब बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग देखते हैं, है ना। किन किन पेपर में दे देता है, 1 नंबर क्वेश्चन में दे देगा वो, है ना। बर्नौली के प्रमेय का अनुप्रयोग, और उसको भी घुमा के देगा, है ना। तो बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग देखो। बारनूली बर्नौली है, बारनूली कहते हैं कई लोग। बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग क्या क्या है देखो। पहला वेंचुरी मापी में, हाँ, वेंचुरी मापी मतलब वेंचुरी मीटर। ठीक, RIE, RIE है ना, RTURI वेंचुरी मीटर, है ना। वेंचुरी मीटर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव जो प्रवाहित हो रहा है उसके द्रव के प्रवाह का वेग ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मापी का उपयोग क्या होता है, किसी नली में प्रवाहित, नहीं लिखा आते, किसी नली में प्रवाहित, हाँ, द्रव का क्या किया जाता है, वेग ज्ञात किया जाता है। वेग को क्या, रे गुलसा नहीं थी देख, वेग ज्ञात किया जाता है। एक हो गया, आई, हाँ, द्रव के प्रवाह का वेग ज्ञात किया जाता है, मतलब कितने स्पीड से वो द्रव क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक, और उसके बाद स्प्रेयर जो रहता है, कणिका स्प्रेयर, फुसफुस, है ना, उस पर ज्ञात करते हैं हम लोग। कई ठो है, जल के फव्वारे पर गेंद का पिंग पोंग, पिंग पोंग नाचना, मतलब ऐसे मान लो बोर ऐसे चल रहा है या कोई भी धारा ऐसे प्रेशर चल रहा है, उसमें वीडियो वगैरह देखे होगे, गेंद को ऐसे रखते हैं, फिर गेंद उसके द्रव के प्रवाह में ऊपर घूमता रहता है, ऊपर नीचे, वही है पिंग पोंग, है ना। उसके नचाई को पिंग पोंग कहते हैं। तो जल के फव्वारे पर गेंद का क्या करना, हाँ, पिंग पोंग टिंग टोंग नाचना, है ना। ये सब है हम लोग का। फिल्टर पंप है, बुन्स बर्न है ना, ये सब है हम लोग का। ठीक, तो एक चीज याद रखना, इसी को ज्यादा पूछता है पेपर में, 1 नंबर का घुमा के दे देता है कि वेंचुरी मापी किस सिद्धांत पर या किस प्रमेय पर आधारित है। तो ये जो वेंचुरी मापी है बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, एक लाइन में लिख लेना। इतना में तुम लोग का बर्नौली का प्रमेय हो गया खत्म पूरा। हाँ, फोटो खींच के कर ले चक दे। लिखो चलो, फिर छोटा छोटा और है। हो गया। अब इसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कारण बताओ, कारण बताओ। इसमें पहला क्वेश्चन है, गहरा जल शांत क्यों बहता है। जो गहरा जल होता है ना, मतलब ज्यादा गड्ढा में जो जल होता है वो शांत बहता है, क्यों, है ना, क्योंकि बर्नौली के प्रमेय के अनुसार होता है। दाब देखो, दाब जितना अधिक होगा तरल उतना कम वेग से क्या होगा, बहेगा। क्योंकि गहरा जल में दाब ज्यादा लगता है क्योंकि गहराई ज्यादा है,
गहराई ज्यादा है तो दाब हम लोग का क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जिसके कारण द्रव का प्रवाह का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये है। तो ये सब बुक में देख लेना, मैं लिखवा दे रहा हूँ, बुक में अच्छे से दिया है, और तुम लोग देख लेना। गहरा जल शांत क्यों बहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग का, पेपर में उसको दे देता है ना। और लिख सकते हो आकाश में बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं क्यों, एक क्वेश्चन। पेज नंबर है तुम लोग का 699 मेरे बुक में, तुम लोग केम नहीं पता। नवबोध नहीं, कई लोग का पुराना नया भी होता है ना, ज्यादा पुराना है तो ऊपर नीचे होता है। आकाश में बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं क्यों, तो उसका कारण है संघनित जल वाष्प के कणों से बना होता है, छोटे छोटे, जो भाप बन के ऊपर उठा रहता है, उसी से बादल बनता है। और वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आते हैं, इसके कारण वह आकाश में क्या होते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, और इस तरीके से तुम लोग का चैप्टर हो गया खत्म। हम्म उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ये तरलों के यांत्रिक गुण, किसका, 699। हाँ, तरलों के यांत्रिक गुण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ससंजक बल, असंजक बल, ये सब पढ़ेंगे। पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, है ना, ये सब पढ़ेंगे। अगर पानी को तुम लोग ऊपर में फेंको तो वो एक गोला के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्यों, या पारा को फेंको तो वो गोला परिवर्तित, फेंक तुम गोलाकार नहीं रहे हो, लेकिन वो गोला हो जाता है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। है ना, प्रत्येक पृष्ठ अपने आप को गोल बनाने का प्रयास करता है, मतलब अंदर की ओर बल लगाता है चारों दिशा से, उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, है ना, वहां पर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।